शुभाशीष प्यारे बच्चों, सामाजिक विषय की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन से इतिहास के पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। बच्चों, इस पाठ को अध्ययन में आसानी के लिए हमने 2 भागों में बांटा है। आज की कक्षा में हम पाठ के भाग 1 का अध्ययन करेंगे, जिसे पढ़कर आप 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कार्य किए गए थे, उनको बता सकोगे। बच्चों, नया पाठ शुरू करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश राज के बारे में अब तक हमने पिछले पाठों में क्या-क्या जाना है। बच्चों, अब तक हमने जाना कि 16वीं शताब्दी तक भारत में कई यूरोपीय शक्तियां व्यापार करने के लिए आ चुकी थीं, जिनमें डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थे। बच्चों, जो ये ब्रिटिश थे, यानी ये जो अंग्रेज थे, ये भी भारत में आए तो व्यापार करने ही थे, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया, क्योंकि उस समय जो राजा और नवाब भारत पर शासन कर रहे थे, वो अपने क्षेत्रों के विस्तार के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते थे। जो अपने आप को कमजोर समझता था, वह अंग्रेजों से मदद मांग लेता था, सहायता मांग लेता था। अंग्रेज उसकी सहायता करने के बदले में उसके राज्य या उसकी रियासत का कुछ भाग ले लेते थे। इस तरह अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारतीय जो राजा थे, इनके राज्यों को हड़पना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने कुछ हड़पने के लिए नीतियां भी बना ली थी, जैसे आपने पढ़ा कि वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की विलय नीति। इनके द्वारा इन्होंने भारतीय राजाओं के जो राज्य थे, उनको हड़पना शुरू कर दिया। इसी दौरान 1769-70 ईस्वी में बंगाल में बहुत भारी, बहुत भयानक अकाल पड़ा। अब इस अकाल में जो बंगाल की जनता थी, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बच्चों, हमने ये भी जाना था कि लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरा शासन शुरू कर दिया था, जिसमें बंगाल से जो राजस्व एकत्रित होता था, उस पर तो अधिकार कंपनी का था, लेकिन बंगाल की जनता के लिए विकास के कार्य करने की जिम्मेदारी बंगाल के नवाब के ऊपर थी। अब जब ये अकाल पड़ा, तो बंगाल में कंपनी द्वारा बंगाल की जनता की किसी प्रकार की सहायता नहीं की गई। कंपनी के इस कार्य की इंग्लैंड में बहुत ज्यादा आलोचना हुई, और इंग्लैंड में जब आलोचना होने लगी, तो ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून बनाए गए। बच्चों, आपने जैसे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसके अलावा कुछ और चार्टर एक्ट भी बनाए गए, और भारत में कंपनी के राज्य पर नियंत्रण लगाने का काम शुरू कर दिया गया। इससे धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण होना शुरू हो गया। बच्चों, भारत में जो ये विदेशी शासन था, ये छल बल और दमन की नीति पर टिका हुआ था। इस दमनकारी नीति के खिलाफ, अंग्रेजों की जो ये दमनकारी नीति थी, इसके खिलाफ जो भारत में जो कुछ क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों ने 1857 ईस्वी में एक विद्रोह कर दिया, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस क्रांति का भी, इस विद्रोह का अंग्रेजों ने दमन कर दिया, लेकिन इस क्रांति ने भारत में अंग्रेजों की जड़ों को हिला दिया। अब भारत में दोबारा इस तरह का कोई विद्रोह ना हो सके, इसके लिए तथा भारत में अंग्रेजी शासन को और अधिक मजबूत करने के लिए 1858 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी किया। तो बच्चों, ये सारी बातें हम पिछले पाठों में पढ़ चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि आज की कक्षा में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले
हम महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की जो खास बातें थी उनके विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में जो प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में कार्य किए गए थे उनके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी के बारे में जानेंगे। स्थानीय स्वशासन और सिविल सर्विसेज के बारे में जो प्रशासनिक सुधार थे उनके बारे में जानेंगे। सेना और पुलिस के पुनर्गठन पर चर्चा करेंगे और न्यायिक संगठन तथा वित्तीय प्रशासन पर भी हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में भी जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। बच्चों, 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण हो गया, यानी भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में आ गया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया और फिर महारानी विक्टोरिया ने भारत में अंग्रेजी शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक घोषणा पत्र जारी किया जिसमें कुछ नीतियों का उल्लेख था। तो ये जो घोषणा पत्र था इसकी मुख्य बातें थी कि क्षेत्रों में सीमा विस्तार की नीति को समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के जो राजा थे उनको ये आश्वासन दिया कि उनके अधीनस्थ जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर अंग्रेजी सरकार द्वारा किसी प्रकार का कब्जा या अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। इसकी अगली बात थी कि अंग्रेजों की हत्या के जो दोषी थे उन्हें छोड़कर सभी को क्षमा किया गया, यानी 1857 की क्रांति में जो क्रांतिकारी अंग्रेजों की हत्या के दोषी थे उन्हें छोड़कर सबको क्षमा कर दिया गया। 1857 की क्रांति में 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले जो तालुकेदार थे उनको राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उनकी जागीरें वापस दे दी गई, यानी जो उनकी छीनी हुई जागीरें थी वो उनको वापस दे दी गई। भारतीयों को बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन भी दिया गया। सेना में यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 का अनुपात तथा मद्रास यानी चेन्नई और बंबई यानी मुंबई, इन प्रेसिडेंसियों में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। बच्चों, इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख करने के लिए एक अलग मंत्री की नियुक्ति की गई। यह मंत्री भारत मंत्री कहलाया। भारत मंत्री ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, यानी वह जो भारत मंत्री था वो भारत में किसी के प्रति, जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं था, बल्कि वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में जो गवर्नर जनरल था वह अब वायसराय कहलाया जाने लगा। वायसराय भारत में ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था, यानी ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि के रूप में वह भारत में काम करता था। वायसराय की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक समिति भी बनाई गई। और बच्चों, राजपूत, मराठा, सिख प्रमुखों एवं हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत किया गया। उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्य के रूप में भी मान्यता प्रदान की गई। और भू राजस्व के प्रबंधन का जो क्षेत्र था, यानी भूमि से जो कर एकत्रित होता था, उसके क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग आगे चलकर, यानी बाद में यही लोग, ये जो तालुकेदार और जमींदार थे, ये ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में काम करने लगे और भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ, यानी भारतीय समाज का जो उच्च वर्ग था, पढ़ा लिखा वर्ग था, उसके साथ नम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया, क्योंकि ब्रिटिश प्रशासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्यम वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का अनुसरण करते हैं। इसीलिए उन्होंने उच्च वर्ग के साथ मैत्रीपूर्ण और नम्र व्यवहार करके उन्हें अपने समर्थन में लेने का प्रयास किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यदि उच्च और प्रबुद्ध वर्ग
हमारे फेवर में आ जाएगा, हमारे समर्थन में रहेगा, तो जो निम्न और मध्यम वर्ग हैं वो इनकी देखा देखी करके हमारे समर्थन में आ जाएंगे। इसलिए उन्होंने इनके साथ नम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया था। अब है बच्चों सैन्य पुनर्गठन। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन यानी सेना का पुनर्गठन करने के लिए भी विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अब इन्होंने सेना में यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की जो संख्या थी उसमें वृद्धि कर दी, उसमें बढ़ोतरी कर दी। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले जो हथियार थे उनसे भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। यानी जो अधिक मारक क्षमता वाले हथियार थे, जो ज्यादा संख्या में लोगों को मारने की जिनमें सामर्थ्य थी, ऐसे हथियारों को और तोपखाना को भारतीय नागरिकों से, भारतीय जो उसमें सेना में जो भारतीय सैनिक थे उनको उनसे वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाई गईं, जिससे उनमें भेदभाव बना रहे। बच्चों, अंग्रेजी शासन भारत में फूट डालो और राज करो की कूटनीति से काम करता था। वह डरता था कि भारतीय समाज, सारे भारतीय लोग एक होकर मजबूत हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा भारतीय समाज को एक दूसरे से दूर करने की, उसमें भेदभाव फैलाने की, उसमें फूट डालने की कोशिशें की। इसीलिए उन्होंने सेना में भी जातियों और क्षेत्रों, संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बना डाली थी, जिससे कि लोगों में भेदभाव और ऊंच नीच की भावना बनी रहे। वो एक दूसरे से दूर, अपने आप को एक दूसरे से अलग समझते रहे। इसका उदाहरण था जैसे क्षेत्रों के आधार पर बंगाल रेजिमेंट बनाई गई, जाति के आधार पर राजपूत रेजिमेंट बनाई गई। अब है बच्चों राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की थी। किससे की थी बच्चों? इंडिया काउंसिल एक्ट से। 1861 ईस्वी के इस इंडिया काउंसिल एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसके सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही था। इन सदस्यों में से आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। बच्चों, यह जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यह काउंसिल पूरी तरह अधिकार विहीन थी, यानी इसके पास कोई अधिकार नहीं थे। इसका ना तो वित्तीय नियंत्रण था, यानी ना तो धन के क्षेत्र में इसके अधिकार थे, इसका नियंत्रण था, ना ही प्रशासनिक क्षेत्रों में इसका कोई नियंत्रण था। इस काउंसिल के द्वारा पारित किया गया कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः इस प्रकार कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति ही थी। इसमें भारतीय सदस्य जो नामित होते थे, उनको गवर्नर जनरल स्वयं नामित करता था, यानी भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। आगे है बच्चों इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 1861 के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे, उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी, उनसे भारतीय जनता प्रसन्न नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्य थे, उनकी संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इनका मनोनयन, मतलब इसमें जो मनोनीत सदस्य होते थे, इनका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों को शासन संबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार था, बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार था। इस प्रकार
शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के ही प्राप्त हुए, यानी वो प्रश्न पूछ सकते थे, बजट पर विचार विमर्श कर सकते थे, बस उन्हें इतने ही अधिकार थे। शासन संबंधी जो अधिकार थे वो भी अभी भी उन्हें नाम मात्र के ही प्राप्त हुए। अब है बच्चों स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार के संगठन में भी कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग, तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई, यानी जिला उप विभाग भी बनाए गए और तहसील बोर्ड भी बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिकाएं स्थापित की गई। इन स्थानीय संस्थाओं को निश्चित कार्य दिए गए और उनके आय के साधन भी दिए गए। ये संस्थाएं जो ये स्थानीय संस्थाएं थीं, इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता यानी साफ सफाई, शिक्षा, जल आपूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। ये जो स्थानीय स्वशासन में जो परिवर्तन थे, ये 1883 से 1885 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित करके कर दिया गया। और बच्चों, स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में यह आधारभूत व्यवस्था भारत में आज भी लागू है। अब है बच्चों सिविल सर्विसेज यानी लोक सेवा। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के तहत सन 1861 ईस्वी में भारतीय लोक सेवा अधिनियम यानी इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर आईसीएस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। अब जो ये आईसीएस अधिकारी नियुक्त होते थे, इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था, यानी इनके चयन के लिए लंदन में एक वार्षिक प्रतियोगिता होती थी। यह प्रतियोगिता, यह जो परीक्षा थी, यह अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी, इसलिए भारतीयों के लिए इसे पास करना कठिन होता था। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। बाद में इसे 23 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया और 1876 ईस्वी में 21 वर्ष से घटाकर इसकी अधिकतम आयु केवल 19 वर्ष कर दी गई। इसलिए अब भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। बच्चों, 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले यानी आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ ठाकुर, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे। सिविल सर्विसेज में आगे क्या था बच्चों? आज जो आईसीएस की परीक्षा थी, इसको आज आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसका चयन प्रक्रिया जो है वह अभी भी मिलती जुलती है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे के सभी उच्च वेतन पाने वाले जो पद थे, उन पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासकीय तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हो गया। नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे, यानी जो विभाग थे, इनमें सभी में जो नियंत्रण और अधिकार के पद होते थे, उन पर केवल अंग्रेज अधिकारियों की ही नियुक्ति होती थी। सेना और पुलिस का पुनर्गठन। बच्चों, 1857 ईस्वी के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी से पहले बंगाल, मद्रास यानी चेन्नई और बंबई यानी मुंबई की जो सेनाएं थी, ये तीनों अलग अलग सेनाएं थीं और ये तीनों स्वतंत्र रूप से कार्य करती थीं। लेकिन 1893 ईस्वी में इन सेनाओं का एकीकरण कर दिया गया, यानी तीनों सेनाओं को मिलाकर एक कर दिया गया और ब्रिटिश सेना अध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगना होता था, यानी यूरोपीय सैनिकों की संख्या भारतीय सैनिकों से डबल होती थी।
भारतीय जो सैनिक इसमें सेना में होते थे वो केवल सूबेदार पद तक होते थे। सूबेदार से ऊपर किसी पद पर उनकी नियुक्ति नहीं की जाती थी। उच्च पदों पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हीं की नियुक्ति होती थी। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसी की ऐसी ही बनी रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों के लिए रखा गया था और पुलिस अधीक्षक यानी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट एसपी का पद यूरोपियों के लिए था। यानी जो सबसे ऊंचा पद था वो यूरोपियों के लिए था। सेना और पुलिस इन दोनों का काम क्या था? सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा के लिए काम करते थे एवं उनके विस्तार कार्यों में सहायता देने का भी काम करते थे। यानी सेना और पुलिस दोनों का ही काम ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार कार्यों में सहायता करना होता था। अब है बच्चों, न्यायिक संगठन के क्षेत्र में क्या सुधार किए गए। भारत में न्याय की परंपरागत प्रणाली मुख्य रूप से प्रचलित कानूनों पर आधारित थी। यानी जो समाज में, भारतीय समाज में पुरानी परंपराएं और प्रथाएं थी, उनके आधार पर जो कानून थे वही चल रहे थे। बहुत सारे कानून शास्त्रों, शरीयत और शाही फरमानों पर आधारित थे। शुरू में अंग्रेज भी आमतौर से इन्हीं प्रचलित कानूनों को लागू करते रहे, लेकिन धीरे धीरे कानूनों की एक नई प्रणाली विकसित की गई। तत्कालीन जो कानून थे उनको संहिताबद्ध कर दिया गया, यानी उनको स्पष्ट कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। इसका अर्थ था कि कानून मतलब अब जो शासन होगा वह शासन कानून के अनुसार चलाया जाएगा, ना कि शासक की इच्छा के अनुसार। यानी ये कानून जब संहिताबद्ध हो गया तो ये निश्चित हो गया कि अब जो आगे शासन चलेगा वो कानून के अनुसार चलेगा, शासक के अनुसार नहीं चलेगा। अब कानून की निगाह में सभी मनुष्य बराबर थे। जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर बिना भेदभाव के ही एक ही कानून सब लोगों पर लागू होता था। यद्यपि व्यवहार में यह न्याय प्रणाली अब पहले से अधिक खर्चीली हो गई थी और न्याय पाने में भी अब काफी विलंब होता था, यानी काफी देर होती थी। वित्तीय प्रशासन। बच्चों, सन 1857 ईस्वी के बाद वित्तीय प्रशासन का भी पुनर्गठन किया गया, इसमें भी सुधार किए गए। 1860 ईस्वी में बजट की व्यवस्था शुरू की गई। कुछ समय बाद केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच आय के वितरण के बारे में भी निर्णय लिया गया। यानी केंद्रीय और जो प्रांतीय सरकार थी उनके बीच में आय के वितरण को कर दिया गया। डाकघर, रेलवे, अफीम तथा नमक की बिक्री और चुंगी से होने वाली आय को पूर्णतः केंद्रीय सरकार के लिए सुरक्षित रखा गया, जबकि भू राजस्व, आबकारी आदि स्रोतों से होने वाली आय को केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच बांट दिया गया। बच्चों, इसी तरह की वित्तीय प्रशासन व्यवस्था जो है वो आज भी चल रही है। अदालतों में मुकदमे चलते थे, उनमें मुकदमा चलाने के लिए स्टैंप ड्यूटी नाम से एक नया कर भी लगाया जाने लगा। 1892 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार करने का अधिकार भी दिया गया। तो बच्चों, ये था आज की कक्षा की विषय वस्तु का वर्णन, उसकी व्याख्या। तो इससे आगे की जो विषय वस्तु है पाठ में, उसे हम इस पाठ के भाग 2 की कक्षा में जानेंगे। बच्चों, अब एक बार हम संक्षेप में जान लेते हैं कि आज की कक्षा में हमने क्या क्या जाना। हमने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की खास बातें जानी कि इसमें क्षेत्र विस्तार की नीति को समाप्त किया गया और अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के जो दोषी थे उन्हें छोड़कर अन्य लोगों को क्षमा कर दिया गया। तालुकेदारों को राजभक्ति दिखाने पर उनकी जागीरें वापस की गईं। सरकारी सेवाओं में भारतीयों को बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर भर्ती करने का भी आश्वासन दिया गया। हमने फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा जो भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन हुए थे उसके बारे में जाना कि इंडिया काउंसिल एक्ट द्वारा जो वायसराय की मंत्री परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई। हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में जाना कि हमने स्थानीय स्वशासन के बारे में जाना कि प्रदेशों में स्थानीय बोर्डों की स्थापना की गई, नगर पालिका की स्थापना की गई। सिविल सर्विसेज के बारे में भी जाना कि सिविल सर्विसेज के लिए एक परीक्षा होती थी जो कि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से होती थी और लंदन में होती थी।
सेना और पुलिस के पुनर्गठन के बारे में जाना कि सेना में सूबेदार के पद तक भारतीयों की भर्ती होती थी और पुलिस में दरोगा के पद तक भारतीयों की भर्ती होती थी। उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारी यूरोपीय लोगों की ही नियुक्ति की जाती थी। हमने न्यायिक संगठन के बारे में जाना कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने कानूनों को संहिताबद्ध किया, नई कानून व्यवस्था की। और वित्तीय प्रशासन के बारे में जाना कि केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच में जो आय के साधन थे उनको बांट दिया गया। बच्चों, अब इस पाठ को दोहराने के लिए हम एक गतिविधि कर लेते हैं। भारत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी था? बच्चों, अभी हमने जाना कि ब्रिटेन में भारत के शासन की देखरेख के लिए एक भारत मंत्री की नियुक्ति की गई। तो ये भारत मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी था? सोचिए बच्चों, ये भारत मंत्री उत्तरदायी था ब्रिटिश संसद के प्रति। अगला प्रश्न है, भारत में गवर्नर जनरल क्या कहलाया जाने लगा? बच्चों, हमने अभी जाना था कि गवर्नर जनरल क्या कहलाया जाने लगा था? वायसराय कहलाया जाने लगा था। इंडिया काउंसिल एक्ट कब पास किया गया? इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी में पास किया गया। किस अधिनियम के द्वारा वायसराय की जो परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई? तो बच्चों, अभी हमने जाना था कि इंडिया काउंसिल एक्ट जो 1892 में पास किया गया था उसके द्वारा वायसराय की परिषद के सदस्यों की संख्या 12 से बढ़ाकर 16 कर दी गई थी। अब बच्चों, आपके सामने ये अभ्यास कार्य है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को अच्छी तरह दोहराएंगे और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत में किए गए 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में लिखिए। बच्चों, हमने अभी विस्तार से जो प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन हुए थे उनके बारे में जाना, न्यायिक क्षेत्र में जो सुधार हुए थे उनके बारे में जाना, वित्तीय क्षेत्र में जो सुधार हुए थे उनके बारे में जाना, सेना और पुलिस का जो पुनर्गठन हुआ था उसके बारे में जाना। तो आप इनमें से किन्हीं 4 प्रशासनिक सुधारों के बारे में अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए कौन कौन से आश्वासन दिए गए थे? तो बच्चों, सबसे पहले हमने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र पर ही चर्चा की थी और हमने जाना था कि महारानी विक्टोरिया ने जो घोषणा पत्र जारी किया था उसमें एक तो आश्वासन ये था, भारतीय राजाओं के लिए था कि उनके जो अधीनस्थ क्षेत्र हैं उन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा, अंग्रेजी शासन द्वारा कोई भी कब्जा नहीं किया जाएगा। एक आश्वासन ये भी दिया गया था कि भारतीय लोगों का सरकारी सेवा में बिना किसी भेदभाव योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके अलावा जो भारतीय तालुकेदार थे उनको राजभक्ति दिखाने पर उनकी जागीरें वापस कर दी थी और 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के दोषियों को छोड़कर अन्य सभी को क्षमा कर दिया गया था। तो बच्चों, आशा है आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के भाग 2 में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।